हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो बेसिक चीज़ें थी जो आप पहले भी कभी पढ़ चुके हो, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, ये सब। आज से इस चैप्टर का पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि एक बेसिक डिफरेंस आप ज़रूर याद रखोगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, प्रॉमिसरी नोट में 2 ही होती है। जो बंदा बनाता है प्रॉमिसरी नोट वो प्रॉमिस करता है कि मैं इतने पैसे पे करूंगा, किसको? पेई को, मेकर होता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉवर होता है वो प्रॉमिस नहीं करता, वो ऑर्डर देता है सामने वाली पार्टी को कि आप पे करना मुझे या मेरे ऑर्डर पर किसी और को। ठीक है, तो 3 पार्टी होगी, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। कल जाते जाते ये भी बात कर ली थी कि चेक जो होता है वो भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता, क्योंकि उसमें भी 3 पार्टी होती है। एक बंदा जो चेक को ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, फिर ऑर्डर किया जा रहा है एक बंदे को कि आप पे करना, किसको? पेई को। तो एक तरीके से वहां 3 पार्टी कौन हो गई? ड्रॉवर जैसे मैंने चेक बनाया, पेई ड्रॉई कौन हुआ? बैंक, क्योंकि मैंने किसके नाम पे चेक बनाया? बैंक के नाम, और मैंने उस पे नाम लिखा हुसैन का, तो बैंक पेमेंट किसको करेगा? अब उसमें हुसैन को ही करेगा कि मुझे करेगा? चेक के कितने प्रकार होते हैं वो सारी चर्चा तो आज करनी है, बस कल बेसिक एक पढ़ा के छोड़ दिया आपको कि चेक होता क्या है। ठीक है, तो चेक एक तरीके का क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट की बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 पार्टी होती है चेक में भी, ठीक है, एक बंदा जो ड्रॉवर होता है, एक जो ड्रॉई होता है। ड्रॉवर कौन होता है? जो चेक बनाता है, लिखता है। ड्रॉई कौन होता है? जिसको ऑर्डर दिया जाता है, वो कौन होता है? ड्रॉई, बैंक, क्योंकि बैंक को दे रहे हो आप ऑर्डर, और बैंक आपके कहने पे पेमेंट किसको कर रहा है? आपके क्रेडिटर को। ठीक है, या आपको खुद को भी कर सकता है, ये भी बात अपन आज करेंगे। ठीक है, कि यहां पर ऐसा हो सकता है कि पेमेंट आपको खुद को भी हो सकती है। ठीक है, कैसे होगी वो भी आज बात करेंगे। वैसे तो अपन लोगों ने बात कर ही ली है कि ड्रॉवर और पेई सेम हो सकते हैं, कल बात कर ली थी ना, ड्रॉवर और पेई, ड्रॉई और पेई सेम नहीं हो सकते। कौन सेम हो सकता है? ड्रॉवर और पेई। अब जैसे मैंने चेक लिखा तो मैं ड्रॉवर, और मैंने ऊपर सेल्फ लिख दिया, तो मैं ही पेई, पैसे निकाल के मुझे ही मिल जाएंगे, तो ड्रॉवर भी मैं ही, पेई भी मैं ही, और ड्रॉई तो कौन रहेगा? हमेशा बैंक रहेगा। तो एक चेक के अंदर हमेशा ड्रॉवर कौन होता है? आप, मतलब जो पार्टी बिल को ड्रॉ, चेक को बना रही है, ठीक है, जो चेक को ड्रॉ कर रही है, ठीक है, लेकिन ड्रॉई हमेशा कौन होगा? बैंक होगा, पेइंग बैंक। ठीक है, और पेई जो होगा वो ड्रॉवर भी हो सकता है और अदर पार्टी भी हो सकती है। यूजुअली अदर पार्टी ही होती है, पेई खुद नहीं होता, क्योंकि आपको पैसे निकालने तो यूजुअली, सरल भाषा में बोलूँ तो अपन अपना चेक वेस्ट नहीं करते। आज अपने पैसे निकालने के लिए बहुत सारी तरीके हैं, वहाँ पे से भी विड्रॉवल स्लिप्स होती है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ बैंकों में, और उससे भी अच्छा कि आप लोग सीधे आप पैसे निकाल के करोगे क्या? आप किसी को पेमेंट ही कर रहे हो, तो जिसको पेमेंट कर रहे हो उसके नाम का चेक बना दो। आप पैसे निकाल के ला रहे हो, आपकी ड्राइंग, उसके बाद वो इनकम टैक्स के लफड़े, सीधे उसके नाम का चेक बना दो ना। आप अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो वो तो ड्राइंग एक तरीके से हो गई आपकी, वहाँ पे तो सीधी आपकी पेमेंट ही है, तो आप उसके नाम का ही चेक बना के दे दो और पेमेंट कर लो। लेकिन फिर भी कोई भी कारण हो, आपका घर का कोई मसला हो, पैसे निकालने, आप खुद भी निकाल सकते हो। ये तो चेक का एक। कल जाते जाते हम लोगों ने बात करी थी कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है। शायद ट्रंकेटेड पूरा नहीं बता पाया था मैं आपको, एक बार बात कर लेते हैं इन दोनों की। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मैं फिजिकल फॉर्म में चेक दे रहा हूँ साइन वाइन करके, उसी की एक डिजिटल इमेज बना दूँ, ठीक है, और वो डिजिटल इमेज उस बंदे को दे दूँ, चेक फाड़ने का लफड़ा खत्म, उस पर साइन भी डिजिटल कर दूँ, ठीक है, तो वो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेक्निकल भाषा में देखिए तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब वैसा चेक जो कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके एक चेक की ही डिजिटल फॉर्म है जिसको हमने इशू करा है, अदर देन पेपर करेंसी, पेपर, अदर देन पेपर फॉर्म, पेपर फॉर्म में इशू नहीं करा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कर दिया, और उसके ऊपर साइन भी कैसे कर दिए भाई साहब? डिजिटल। ये वो लोग करते हैं बेटा जो बैंक को ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भैया हमारे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, हम चेक वेक बनाना, मतलब देखो मैंने तुम्हें एक फ्रेंड के बारे में बताया था ना, अभी चंबल मोटर्स में काम करता है, वो किसी पे बात चल रही थी, कुछ बताया था मैंने तुम्हें। मेरा एक फ्रेंड है, रिसेंट में ही सीए बना था, बहुत लेट बना था सीए, ठीक है, और बीच में उसने गैप वैप भी ले लिया था, ठीक है, बताया था ना मैंने तुम्हें। तो उसकी अभी जॉब लगी थी चंबल मोटर्स में। अब वो बताता है कि भाई उसके अंडर में 7 अकाउंटेंट है, उनका अकाउंटिंग का इतना काम है, और वो पूरे दिन बस अगर ये देखे ना कि किसको कितनी पेमेंट करी और कहाँ से पैसा आया, तो पूरा दिन निकल जाता है बस इतना देखने में। करना तो फिर अलग बात है, उसके लिए तो 7 जनों की अलग टीम है, इतना काम, इतने ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इतने ट्रांजेक्शन होते हैं
तो उसका जो मालिक है ना, उसको चेक बनाने की भी फुर्सत नहीं है, ठीक है, इतना काम है। अब चेक एक दिन के लिए भी डिले होते हैं तो सारे बैंकों के चेक होते हैं, इंटरेस्ट सब तरह का लफड़ा आता है, ठीक है। तो ये लोग यूज़ करते हैं चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सारे फिजिकल फॉर्मेट के चेक इन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर रखे हैं, साइन भी डिजिटल हो रखे हैं। अब वो जो लड़का है ना, उसी के पास अथॉरिटी है सारे चेक को देखने की, हाँ इसका इतना ही पेमेंट ड्यू है, इतना ही है, वो कर देता है। अब वैसे तो क्या होता है, वो चेक करके पहले जाता था कि भाई सर आप साइन तो आप कर दो, जो साइन भी नहीं, वो भी डिजिटली हो रहे हैं, चेक भी सब बने हुए हैं, बस उसको तो पेमेंट चेक करनी है, ए को इतने देने, बी को इतने देने, ये हो गया। हाँ, कम होते उल्टे, अभी बताऊंगा कैसे। पेपर वाला फॉर्म पे अगर आपने क्रॉसिंग बराबर नहीं करी, ठीक है, ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा और वो किसी और को मिल गया, उसने आपके खाते में से पैसे निकाल लिए, यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो क्या बोल रखा है इसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है भाई, चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स एंड साइंड इन अ सिक्योर्ड मैनर, साइंड इन अ विद डिजिटल सिग्नेचर, किससे, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। अब ट्रंकेटेड चेक की बात करते हैं अपन लोग। ट्रंकेटेड चेक ये बहुत शानदार चीज़ है। ये समझाने से पहले मैं तुम लोगों को एक नॉर्मल चेक का क्लियरिंग का प्रोसेस समझाता हूँ। क्लियरिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है। अभी मान लो मेरा अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, किस में है, मुझे 10,000 की पेमेंट करनी है टीना को, और टीना का बैंक है HDFC बैंक कौन सा है, अब मुझे पेमेंट करनी है तो चेक में बनाऊंगा, तो मैं हो गया ड्रॉअर, और मैंने 10,000 का चेक बना के दिया टीना के नाम, और मेरा ड्रॉई हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, बराबर समझना, और पेई हो गई टीना, उस पर नाम लिख दिया मैंने टीना का। अब जब मैं ये चेक टीना को बना के दूंगा तो टीना इसको कोटक में नहीं लगाएगी, क्योंकि इसका अकाउंट तो HDFC में है, तो ये HDFC बैंक जाएगी और HDFC बैंक में एक स्लिप भरेगी और चेक को लगाकर, एक डब्बा होता है, डब्बे में डाल के आ जाएगी। अब वो डब्बा एक टाइम पे खुलता है, उसमें बहुत सारे चेक होते हैं, टीना का भी चेक होगा, एक नॉर्मल क्लियरिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो HDFC बैंक उस चेक की एक स्कैन्ड इमेज क्लियरिंग हाउस भेजेगा, एक क्लियरिंग हाउस होता है RBI द्वारा मैंडेटेड, ठीक है। वो क्लियरिंग हाउस में जब ये जाएगा तो और भी चेकों की क्लियरिंग होती है, वो क्लियरिंग हाउस से वो फिर रिकंसाइल होगा कोटक महिंद्रा से कि ये चेक मैंने ही दिया है, मेरे साइन से मिलाया जाएगा, सब कुछ होगा। जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो मेरे अकाउंट से पेमेंट रिलीज होगी और क्लियरिंग हाउस वो पेमेंट दे देगा HDFC बैंक। इस सारे प्रोसेस में कई जगह पे चेक की फिजिकल मूवमेंट भी होती है, ऑनलाइन नहीं होती है, फिजिकल मूवमेंट होती है, और इस प्रोसेस में मिनिमम 3 दिन तो लग जाते हैं, 3 दिन तो लग ही जाते हैं, 2 से 3 दिन तो मान के चलो आप चेक को क्लियर होने में लगते हैं। अब अगर मान लो मैंने एक नॉर्मल चेक की जगह ट्रंकेटेड चेक दिया, तो ट्रंकेटेड चेक में ये खास बात है कि जो क्लियरिंग के 3 दिन है वो कम होकर 1 दिन हो जाएगा और सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। क्लियरिंग हाउस को जब ये बताएगा HDFC, तो वो भी फ़ोन से बताएगा, एक स्कैन इमेज भेजेगा, वो स्कैन इमेज को चेक करेगा, और RBI की गाइडलाइन के हिसाब से 24 आवर के अंदर अंदर ये ट्रंकेटेड चेक क्लियर हो जाना चाहिए, भले ये आउट स्टेशन चेक ही क्यों ना हो। मतलब अगर ये कोटा के बाहर, राजस्थान के बाहर का भी चेक है, इंटर स्टेट चेक भी है, तो भी ये 24 घंटे में क्लियर हो जाएगा अगर मैंने कौन सा चेक इशू किया है, ट्रंकेटेड। ट्रंकेट वर्ड का तुम मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट करना, टू शॉर्टन समथिंग। तो ट्रंकेटेड चेक क्या है, जो आपकी क्लियरिंग साइकिल को शॉर्ट कर देगा। क्या है, शॉर्ट कर देगा, और कितनी कर देगा, 24 घंटे। और ये रिसेंट अमेंडमेंट है, अभी आया है, शायद 2018 या 2019 में RBI ने लॉन्च किया है, पहले नहीं था ऐसा कुछ। बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे जैसे बढ़े, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है, तो RBI गवर्नर ने ये एक चीज़ निकाली और RBI एक्ट में अमेंड हुआ और फिर नेगोशिएबल में अमेंड हुआ, और उसके बाद ये आया ट्रंकेटेड। फिर डेफिनेशन अमेंड करी कि चेक ऑल्सो इंक्लूड ट्रंकेटेड चेक, के चेक में क्या भी आएंगे, ट्रंकेटेड चेक भी आएंगे। पढ़ो ज़रा, ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड, मतलब शॉर्टर द साइकिल, ट्रंकेटेड मत कर देना, विच इज ट्रंकेटेड मतलब मेक समथिंग शॉर्टर ड्यूरिंग अ क्लियरिंग साइकिल। इसका क्लियरिंग साइकिल का प्रोसेस छोटा कर दिया जाता है, या तो क्लियरिंग हाउस इसे छोटा कर देगा या बैंक इसे छोटा कर देगा, लेकिन इसकी टाइम पीरियड को छोटा कर दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन लिख लो, जनरली 24 आवर्स, जनरली, ठीक है। कितना कर दिया जाता है, जनरली 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो चेक है वो क्या हो जाएगा भाई साहब, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे
हाँ, पैसे लगते हैं तो क्या हुआ, पैसे लगते हैं। किसका जल्दी हो रहा है? उसका हो रहा है जिसको मिल रहे हैं हम तो लेट देने वाले में से हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो मोटी डायरी छोटी डायरी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें लीव्स के ऊपर होता है। अगर 25 वाली लीव्स मंगाई है तूने तो छोटी होगी, 50 वाली मंगाई है तो मोटी होगी, इसलिए लेंथ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रंकेटेड चेक अलग आते हैं, आपको अलग से इशू करवाने पड़ते हैं और उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो चार्जेस आप पे करो और साइकिल आपकी छोटी हो जाएगी। अब जैसे कह रही कि सब यही करवा लो, लेकिन वही है कि आपको ये सब करवाने से अच्छा तो RTGS नेफ्ट कर लो ना, वो तो 5 रुपये में हो जाएगा, उसमें तो इतनी मगजमारी भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब अमेंडमेंट सब बेकार है, चेक वेक सब बेकार है आज की तारीख में। तो RTGS नेफ्ट से तो बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि RTGS नेफ्ट की एक इंडिविजुअल के लिए तो बेस्ट है वो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बेस्ट नहीं है। अभी जैसे हमारा BCC का पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, तो हमारे पार्टनरशिप फर्म में RTGS नेफ्ट बहुत मुश्किल से होता है। कैसे होता है? उसमें मेकर पेयर सिस्टम होता है। अगर मुर्सा सर कोई पेमेंट को बनाएंगे तो वो पहले मेरे पास अप्रूवल के लिए आएगा, फिर मैं चेक करूंगा, फिर वापस मुर्सा सर के पास जाएगा, फिर वो वापस उसे रीअप्रूव करेंगे और उसके बाद, और उसमें भी किसी को अगर पेमेंट करनी है तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, पहले 24 घंटे पहले पूरी बेनिफिशियरी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी और 24 घंटे बाद ही उसे पेमेंट होगी। इंस्टेंट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। अब किसी को 10,000 की पेमेंट करनी है तो इंस्टेंट नहीं होगी। तो हमारे लिए तो हम तो ऑनलाइन यूज़ ही नहीं करते BCC वाला, तो हमारे लिए तो फिर चेक ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जब इतनी मगजमारी मुझे करनी है तो मेरे को तो अब जेरोक्स की भी पेमेंट करनी हो, 8-10 हज़ार का बिल होता है। पहले मैं उसे फ़ोन पे पेटीएम चला देता था, क्योंकि मैं मेरे इंडिविजुअल अकाउंट से चलाता था। फटाफट उसने दिया, उसके नंबर पे डाल दिया। अब क्या करूँ, मेरे वो सब उसमें फ़ोन पे पेटीएम कुछ भी नहीं चलता, उसमें UPI कुछ भी नहीं। पार्टनरशिप में अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो पार्टनरशिप अकाउंट से तो फिर हमें करनी पड़ती है। तो फिर हमें या तो RTGS नेफ्ट तो होता नहीं, उसमें मेकर पेयर सिस्टम होता है, लंबा टाइम है, तो फिर चेक ही फाड़ के दे देते हैं हम कि भाई चेक ले ले, अब तू लगाता रहे, मेरी तरफ से तो रिलीज़ हो गया, ठीक है। ट्रंकेटेड चेक की बात हो गई, आ गया हो आप क्या? RTGS नेफ्ट नहीं पता तुझे? ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के मोड होते हैं, जिसमें नेफ्ट जो होता है वो एक अमाउंट तक होता है, अरे RTGS एक अमाउंट तक होता है, 3 लाख 5 लाख, और उससे ऊपर है तो नेफ्ट होगा। दोनों में अमाउंट ट्रांसफर होता है। और अगर एकदम ही फास्ट करना है कि बस मैंने आज तेरी डिटेल डाली और अभी मेरे को मिल गए, तो IMPS है। IMPS और फास्ट है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, इंस्टेंट। अभी मैंने डाला 5 लाख रुपए मैंने तेरे को अभी डाले, तो अभी मैंने कहा चेक कर, आगे होंगे, आ गए। UPI इतना फास्ट नहीं है। UPI में एक अमाउंट लिमिट है, 2, 5, 10, 20 हज़ार, बस, इससे ज़्यादा थोड़ी दे सकते हो आप। लेकिन यहाँ तो 5 लाख 10 लाख तक भी आप दे सकते हो IMPS डिटेल डालकर। चलो, अब ये ट्रंकेटेड चेक हो गया। इस, अरे भाई जल्दी जल्दी सुनो, अब इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, काट दो। इसमें दे रखा है कि ये जो वर्ड है क्लियरिंग हाउस, इसका मतलब वही है जो RBI ने बताया है। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब वही है जो IT एक्ट ने बताया। जब मतलब ही नहीं बताना तो ये भी क्यों बताते हो, उसने बताया, इसने बताया, मतलब बताओ, या तो काटो इसको, ठीक है। इसके बाद चेक का परफॉर्मा दे रखा है, मेरे यहाँ से ले जाना है ये चेक का परफॉर्मा, ठीक है। सबको एक एक चेक आज मेरी तरफ से साइंड वाले होंगे, बिल्कुल साइंड वाले होंगे, कैंसल लिखा हुआ होगा बीच में अब इसमें 3 पार्टी होती है, एक ड्रॉवर, एक ड्रॉई और एक पे। ये भी बता चुका हूं, तो बस टिक करके आगे बढ़ो। कौन होता है ड्रॉवर? याद है, जो चेक इशू करता है। और ड्रॉई कौन होता है? बैंक। पे ही कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलेगी, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी। अब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं, एग्जाम के हिसाब से भी और जनरल लाइफ के हिसाब से भी। ये चीज़ें आपका जानना बहुत ज़रूरी है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनमें से कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी जब तक मैंने पढ़ी नहीं कि अच्छा चेक ऐसे भी होते हैं। और तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा जो बिज़नेस में डेली डील करते हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन, उनको इतनी डिटेल में बारीकियाँ पता ही नहीं होंगी जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना आज। पहला, चेक 2 तरीके के होते हैं, ओपन चेक और क्लोज्ड चेक। कौन से होते हैं? क्रॉस चेक। ओपन चेक वो होते हैं जिसमें अमाउंट भर के साइन कर दिया जाता है, अमाउंट भर के साइन कर दिया जाता है, और ये एक तरीके का बियरर इंस्ट्रूमेंट है। अब ये जिसको भी मिल गया ये उसका हो जाएगा। अब जैसे मान लो अभी मैंने तुम्हें कहा कि सबको एक एक चेक दूंगा, तो ये चेक दे दिया मैंने,
और यहाँ पे डब्बे में अमाउंट होता है, तो यहाँ अमाउंट लिख दिया 20,000, यहाँ इन वर्ड्स लिख दिया 20,000, ठीक है, और यहाँ पे साइन कर दिए, ये साइन हो गया, ठीक है, बढ़िया है ना, बाहर में जाओ, ठीक है। अब ये हो गया साइन, और ये चेक मैंने तुम्हें पकड़ा दिया। अब इस पे ऊपर नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा, जबकि ये चेक मुझे देना हुसैन को था, तो मैंने कहा हुसैन तेरा नाम तू ही लिख लेना यार, ठीक है, मेरे को स्पेलिंग का डबल एस आएंगे कि एक एस आएगा हुसैन में, तो तू लिख देना। तो चेक साइन करके दे दिया। अब हुसैन है, हुसैन तो हुसैन है, ठीक है, यहाँ से गिर गया नीचे चेक, और इसके साथ कौन बैठता है, तायर, इसको मिल गया। तायर ने चेक देखा, बढ़िया है ये तो, साइन वाइन सब हो रहे हैं, ऊपर इसने तायर लिख दिया और बैंक में लगा दिया, और तायर के अकाउंट में आ गए पैसे। ओपन चेक था, जिसको मिल गया उसका। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। ओपन चेक कभी भी नहीं देने चाहिए, और दो तो साइन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, जब तक ऊपर नाम वाम ना आ जाए, सब ना आ जाए, साइन मत करो, क्योंकि जिसको मिल गया रिस्क आपके खाते में से तो पैसा कट जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो हुसैन को देना था, तो मैं तो समझ गया हुसैन नहीं लिए होंगे, अब हुसैन ने चेक घुमा दिया, मेरी गलती नहीं है। अब हुसैन और मेरा जो भी डिस्प्यूट होगा, मैं बैंक को तो कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बैंक के पास तो जो लेकर गया काउंटर पे, उसने उसको पेमेंट कर दी। अच्छा, ये चेक में अगर ऊपर में सेल्फ लिख देता और मैं खुद ही ले जाता, तो मुझे भी पेमेंट कर देते हो, जबकि बैंक ये नहीं बोलता तुम्हारा ही तो अकाउंट है, तुम्हारे ही पैसे कट रहे हैं और तुम ही ले जा रहे हो, ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो बैंक ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, क्योंकि ओपन चेक है। ओपन चेक की डेफिनेशन ही ये होती है कि जो काउंटर पे आके चेक जमा कराएगा, पेमेंट उसको मिल जाएगी। अब क्रॉस चेक, क्रॉस चेक में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसिंग कर देते हैं ऐसे दो लाइन लगाकर। अब जैसे मैं यहाँ ये सेल्फ हटा देता हूँ और यहाँ पे दो लाइन लगा दूँ। अब ये क्रॉसिंग भी अलग अलग तरीके की होती है, जिसकी बात अभी करनी है। जब अगर मैंने ये क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस का एक मतलब तो समझ लो तुम कि इसकी पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं होगी। जब ये लेके जाएगा तो वो लोग एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे, नहीं नहीं जाओ, ये तो क्रॉस हो रहा है, डब्बे में डालो, डब्बे में, ऐसा बोलते हो, क्योंकि अब वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा, प्रोसेस फॉलो होगा, अब आपको उसका पेमेंट काउंटर पे से नहीं मिलेगा। तो ये दो पहले बेसिक समझो तुम। अब क्रॉसिंग भी अलग अलग तरह की होती है, लेकिन पहले बेसिक समझो। ओपन चेक क्या है और क्रॉस चेक। ओपन चेक वो है जिस पे क्रॉसिंग नहीं हो रही है, किसी का नाम भी नहीं है, जो उसे काउंटर पे लेके जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। बियरर इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके का और रिस्की है। क्रॉस चेक वो है जिसके ऊपर डबल लाइन खींची हुई है, इसका पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं होगा, इसका पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं होगा, ये क्लियरिंग हाउस जाएगा और क्लियरिंग की जो साइकिल है वो पूरी होगी और उसके बाद ही ये चेक क्लियर होगा। इस दरमियान अगर आपको चेक रुकवाना हो तो आप रुकवा सकते हो। क्लियरिंग में ये भी फायदा होता है कि क्लियरिंग में 3 दिन लगेंगे और ट्रंकेटेड है तो भी 1 दिन तो लगेगा। अब हुसैन ने मेरे को सर मेरा चेक घूम गया, सर चेक मेरे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैंने क्रॉसिंग कर रखी थी, अब मैं चेक रुकवा दूंगा वहाँ। लेकिन अगर मैंने क्रॉसिंग नहीं कर रखी थी, ये 2 लाइनें नहीं थी, ओपन चेक था, तो फिर पिक्चर बन गई। अब अभी भी मैं रुकवा तो सकता हूँ, अभी भी मैं रुकवा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे रुकवाने से पहले ताहिर पहुँच गया तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि आपने कौन सा चेक इशू किया था, ये बराबर समझना तुम्हें। डायरेक्ट हाथ में मिलेगा कैश, डायरेक्ट। अब इसमें बैंकों के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं कि अगर इतने से बड़ा अमाउंट है तो पैन कार्ड मांगते हैं, है ना, इतने से बड़ा अमाउंट है तो एक बार चेक कर देते हैं। फिर मैंने कल तुम्हें कहा था कि अगर बैंकों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं तो फिर वो आपसे हमेशा ही एक बड़ा अमाउंट होगा तो फ़ोन करके पूछेंगे, ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है। तो ये तो पैसे निकल आएगा ना, अब अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ देख, अगर ये अपने अकाउंट में डलवाएगा तब तो दिक्कत है, ठीक है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, उस पर सेल्फ लिख के पैसे निकलवा लो। इस पे ओपन चेक से तो पैसे निकल जाएंगे ना सीधे, तुम्हारे अकाउंट में क्यों जमा करा रहे हो, अकाउंट में जमा कराओगे तो फिर वही क्लियरिंग का नाटक, तुम्हारा अलग अलग अकाउंट में, मेरा अलग अकाउंट में, पैसे निकलवा लो तुम तो ऊपर सेल्फ लिख के, ऊपर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो ओपन चेक के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सेल्फ लिखोगे तो आपको काउंटर पे से पैसा मिल जाएगा, कोटेक में। हाँ, इसको कोटेक का चेक है, कोटेक में ही जाना पड़ेगा, इसका अकाउंट किसी में भी हो, मेरा चेक तो कोटेक का है ना, कोटेक में जाएगा, चेक देगा और पैसे निकाल के आ जाएगा, ऊपर सेल्फ लिख देगा बस, ठीक है। पढ़ो, अ चेक कैन बी प्रेजेंटेड, अब ओपन की पहले परिभाषा टिक करना, अ चेक कैन बी प्रेजेंटेड टू द बैंकर एंड पेड एट द काउंटर ऑफ द बैंक। आपको पैसा काउंटर ऑफ द बैंक से ही मिल जाएगा। ये कौन सा चेक है, ओपन चेक। इफ ड्रॉवर लूज एन ओपन चेक, अगर आपका ओपन चेक घूम गया तो फाइंडर
तो फाइंडर भी बैंक में जाएगा और पैसे निकलवा के आ जाएगा अंटिल पेमेंट हैज बीन स्टॉप, अगर आपने चेक रुकवा दिया तो। लेकिन वही है कि जिसको ओपन चेक मिलता है वो बहुत फास्ट होता है आपसे, अगर उसको ये सब पता है तो। अगर मेरा ओपन चेक नीचे गिर गया और उस पर नीचे साइन हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से आपको पहले बैंक जाके पैसे निकालने, बाकी सब आप उसको ढूंढना बाद में जिसका ये है, ठीक है। तो और उसको जहाँ ये पता चल गया, कई बार ओपन चेक जिसके होते हैं उनको जब तक ये पता चलता है तब तक तो सारी पिक्चर बन चुकी होती है। अब अभी मेरे से थोड़े टाइम पहले एक गलती हुई। क्या गलती हुई कि एक स्टूडेंट था 11th क्लास में आता था, 11th क्लास में उसने 1 महीना पढ़ा, उसके बाद उसने कॉमर्स से साइंस ले ली। तो उसके पिताजी का फ़ोन आया, वो 10,000 रुपीज़ जमा करा चुका था। उसके पिताजी का फ़ोन आया कि सर ये कॉमर्स में कंफर्टेबल नहीं है, इसको साइंस लेना है, तो आपके यहाँ कोई ऐसा फ़ीस रिफ़ंड का प्रोसेस है? मुर्तज़ा ने मेरे से पूछा, 11th वो पढ़ाता है, तो उसने कहा देख क्या करना है, 1 महीने तो पढ़ चुका है ये, लेकिन अब ये लोग साइंस ले रहे हैं। तो मैंने कहा देख ले तेरे को जो सही लगता हो। तो उसने कहा यार अपन को क्या है, 1 महीने पढ़ा है, कुछ एक नॉमिनल अमाउंट काट ले 2-1 हज़ार रुपये और दे दुआ दे, तो साइंस ही ले ली तो क्या मतलब है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने अभी तुम्हें कहा कि अभी हमारा सिस्टम पूरा ही फर्म के खाते में जाता है सारा पैसा, तो अब फर्म के खाते में आया था तो रिवर्स देनी थी, तो फर्म के खाते से ही रिवर्स देनी थी, तो कैश में देना नहीं था क्योंकि खाते में आया था पैसा। तो मैंने कहा मुर्तज़ा को कि क्या करे, चेक बना देता हूँ मैं, तू दे देना उनको। तो मैंने चेक बना दिया, 8,000 रुपीज़ साइन कर दिए, ऊपर नाम नहीं लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ किस खाते में लगाएंगे पैसा। फ़ोन पे पेटीएम होता तो उनके नंबर पे डाल देता वापस, लेकिन चेक था। तो मैंने कहा अब चेक क्या, तो मैंने मुर्तज़ा से कहा कि ये तू ले ले और तू उसका जो भी बंदा है उसका नाम लिख के दे देना। अब वो अंकल को अगले दिन आना था, प्रकट होना था, वो हुए नहीं। अब वो चेक 8,000 का बना हुआ ड्रॉअर में पड़ा हुआ था, अब वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। अगले दिन वो नहीं आया तो फिर 1 दिन बाद तो फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो उस बात को 7-8 दिन हो गए, 7-8 दिन से वो चेक ऐसे ही बना हुआ पड़ा रहा। 8,000 रुपये भी लिखे हुए थे, मेरे साइन भी हो रहे थे, बस ऊपर नाम नहीं था। नाम क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे नहीं पता था वो किस खाते में लगाएगा, तो अभी मैं उसका नाम लिख दूँ। मेरे को तो बच्चे का नाम याद था आकाश, अब वो तो बच्चे का थोड़ी अकाउंट होगा, पापा के अकाउंट में डलेगा वो तो पापा का क्या नाम था। अब वो लेके नहीं गए, पड़ा हुआ था 8 दिन बाद। अगर वो 8 दिन में बीच में कहीं पे भी इधर उधर हो जाता, तायर को मिल जाता, तो इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी, अच्छा ट्रेस करना भी मुश्किल हो जाता। वो 8,000 रुपये कौन निकाल के गया ये भी बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। ये तो फिर बैंक के सीसीटीवी कैमरे से चेक करते कि और उस बैंक में कितने सारे लोग आए, ये भी नहीं पता तायर कब आया। तायर जैसे तो बहुत सारे आए, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा चेक है जो तायर लेके आया मेरा? बहुत मुश्किल हो जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मिलना ही मुश्किल है। मैं तो ये कह रहा हूँ केस वेस तो बहुत बात की बात है, ठीक है। आप बस ये समझ लेना मेरे नसीब में यही लिखा था। ये मेरी फेवरेट लाइन है, जब भी कुछ बुरा होता है तो मैं ये सोच लेता हूँ फिर क्या। आगे देखो, अब ये ओपन चेक की बात हो गई, क्रॉस चेक को भी टिक करो। व्हेन अ चेक बियर अक्रॉस इट्स फेस, अगर उसके फेस पे आप 2 पैरेलल लाइन बना देते हो, क्या बना देते हो, तो चेक इज सेड टू बी क्रॉस्ड, उसे क्रॉस चेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस चेक। अब एक एग्जाम में आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग? लाइन से ही चलेंगे अपन। क्रॉसिंग करने के क्या फायदे होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? आप ही बता दो, इतना कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को। ऐसे बोलोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे। बोलो लवीना भट्टाचार्य। फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर कुछ गलती हो गई तो हम उसे क्लियरिंग हाउस में जाने से पहले सुधार सकते हैं, पेमेंट स्टॉप करवा सकते हैं, रिस्क एकदम कम है, ठीक है। बहुत फायदे ही फायदे हैं, पढ़ो। क्रॉसिंग अफेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट, एन ओपन और अनक्रॉस चेक इज पेएबल टू पेई और होल्डर एट द काउंटर। इन सच केस इफ रॉन्ग पर्सन टेक अवे द पेमेंट इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस हिम। पहला तो ये, अगर आप ओपन चेक दोगे, क्रॉसिंग नहीं करोगे, तो जो बंदा गया है चेक लेने वो कोई भी बियरर ले जाएगा और उसे ट्रेस करना बहुत। अभी मैंने कहा कि वो मेरा 8,000 का चेक अगर कोई ले जाता तो फिर ले ही जाता, फिर वो कुछ भी नहीं हो पाता, उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम तो एक सिस्टम बना रखा है कि जब सामने वाली पार्टी प्रकट होती है ना तभी चेक बनाते हैं। पहले तो पहले से चेक बनाना भी गलती होता है, क्योंकि पहले से जब चेक बनाते तो नाम का इशू आता ही है कि किसका नाम लिखूं, और जब तक नहीं आता तो फिर दिक्कत होती है।
इससे सामने वो आए उसके सामने ही बना के दे दो, उसको नाम लिख के और क्रॉसिंग करके दे दो, खत्म, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। अब दूसरा, क्रॉसिंग डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफरेबिलिटी और नेगोशिएबिलिटी। हाँ, ये एक चीज याद रखना, कुछ लोगों को ये लगता है कि क्रॉसिंग वाले चेक ट्रांसफरेबल नहीं होते। क्रॉसिंग वाले चेक भी ट्रांसफरेबल है, आप सिर्फ क्रॉसिंग करके दो, नाम आप मत लिखो। तो आपने जिसको दिया है वो किसी को देगा, वो किसी को देगा, किसी किसी को देगा, किसी 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 को देकर जिसको देगा उसका नाम लिख दो, वो भी उतना ही ट्रांसफरेबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो ट्रांसफरेबल ना हो, ये कैसे हो सकता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पहली शर्त ही ये है कि वो क्या होगा? ट्रांसफरेबल होगा। और पहले दिन एक बात बताना भूल गया, वो भी सुन लेना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तो ट्रांसफरेबल होता है, फिर उस दिन बताया था प्रॉपर्ली डेटेड होता है, सम होता है, कंसिडरेशन होता है, ये सब प्रिजम्पशन है ना। एक बात उस दिन बताना भूल गया, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वेदर इट इज प्रॉमिसरी नोट, वेदर इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज और वेदर इट इज चेक, एक खास बात होती है कि इसमें ट्रांसफरर का टाइटल अगर डिफेक्टिव भी है तो ट्रांसफरी का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। ट्रांसफरी को हमेशा क्या मिलेगा? गुड टाइटल। मेरे यहाँ टाइटल अगर डिफेक्टिव भी है तो आपको तो हमेशा क्या मिलेगा? गुड टाइटल। इसका एक एक्सेप्शन आएगा बाद में, वो याद रखना, लेकिन ये एक प्रिजम्पशन है कि मैं चेक बना रहा हूं, मैं कोई प्रॉमिसरी नोट बना रहा हूं, मुझे अब जैसे नोट की बात करें, नोट मैंने चुराया हुआ नोट था, मैंने तो चोरी करी थी, तुम्हें क्या पता चोरी करी थी? तुमने कार्तिक को पैसे लेने थे, मैंने 500 का नोट निकाल के दे दिया, इसको क्या पता? अनटिल एंड अनलेस कि वो 500 का नोट असली है। नकली होगा तो जूते इसको पड़ेंगे। फिर सरकार ये नहीं पूछेगी कि साला ये बोले सर मेरे को क्या पता, मेरे यहाँ तो कोई मशीन भी नहीं है, ठीक है, मैंने तो फर्जी भी नहीं देखी अभी तक, ठीक है, तो मेरे को तो नोट छापने आते भी नहीं है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। फॉर्जरी का ये रूल होता है कि जो धराई में आ गया, जिसके हाथ में नकली नोट है, पुलिस प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन तो उसकी करेगी। लेकिन अगर नोट सही है और मेरा चोरी का था तो आपकी क्या गलती है इसमें? ट्रांसफरर का टाइटल अगर डिफेक्टिव भी हो तो ट्रांसफरी का टाइटल कभी भी डिफेक्टिव, ये एक बेसिक रूल है सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। चलो एक बात और सुनो मेरी, क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? क्रॉसिंग के ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इट अफेक्ट द मोड ऑफ चेक, मतलब कई बार चेक जिसको दिया जाता है उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमेशा क्रॉसिंग वाले चेक देने चाहिए। दूसरा, इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी। हाँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि क्रॉसिंग करने से ट्रांसफरेबल नहीं होता, तो इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी, ये उतना ही नेगोशिएबल है जितने की नॉर्मल चेक है। आप क्रॉसिंग वाले चेक को भी ट्रांसफर कर सकते हो। नाम लिखाई में आ गया तो फिर दिक्कत है, फिर नाम लिखाई में आ गया तो फिर वो नाम का बंदा ढूंढो, फिर भी ट्रांसफर तो हो सकता है, उस नाम वाले को ढूंढो। जैसे हुसैन नाम का एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। तो अब अगर ये हुसैन नाम का बंदा अपने चेक अकाउंट में लगाएगा तो यही मानेगा कि ये इसी हुसैन का, क्योंकि सरनेम तो आता नहीं पीछे, सिर्फ नाम ही लिखते हैं। फिर सरनेम वाला ढूंढो, अगर सरनेम भी लगा दिया है तो फिर भी ट्रांसफरेबल है। तो क्रॉसिंग करके नाम लिख के भी चेक ट्रांसफरेबल होते हैं। उसके बाद फिर अगर वो नाम का बंदा मिल गया, उसने खाते में लगा दिया, अब पैसा उसके खाते में आ जाएगा, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कम्स टू एन एंड। अब तो खाते में पैसा ही आ गया, फिर खत्म। समझ गए? पढ़ो, ए क्रॉस चेक कैन बी नेगोशिएटेड जस्ट इन द सेम वे एज एन ओपन चेक। जैसे क्रॉस चेक वैसे ही ट्रांसफरेबल होते हैं जैसे कि एक ओपन चेक। देखो, अ पर्सन एक्वायरिंग अ क्रॉस चेक इन गुड फेथ बिकम इट्स होल्डर इन ड्यू कोर्स जस्ट इन केस ऑफ ओपन चेक। अब मैं ना तुम्हें आगे चल के होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में, लेकिन इसका 2-3 बार रेफरेंस आ चुका है तो थोड़ा बेसिक आज बताना जरूरी है आपको, ठीक है। लेकिन इसकी बात मैं डिटेल में करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, HDC। पढ़ लो जरा, सुन लो मेरी बात। अभी तेरा डाउट ले लूंगा बेटा मैं, 1 मिनट। होल्डर कौन होता है? जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक हो, प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, आप किसी बंदे को देते हो, ठीक है, और वो बियरर होता है, उसने उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं दिया होता, वो उसका ही होता है और वो गुड फेथ में उसे एक्वायर करता है, तो उसे आप होल्डर बोलते हो नॉर्मली। जैसे मैंने प्रॉमिसरी नोट कार्तिक के नाम का लिख के दिया तो कार्तिक होल्डर हो गया, चेक मैंने कार्तिक के नाम का लिख के दिया, कार्तिक होल्डर हो गया, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने कार्तिक के नाम का लिख के दिया, ये होल्डर हो गया। होल्डर मतलब नॉर्मली जिस बंदे को आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो कौन हो गया? उसका होल्डर हो गया। होल्डर को कोई कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, आपने दिया है, यही एक कंसिडरेशन है। अब मैंने 5000 का चेक बना के दिया कार्तिक के नाम का, बस कार्तिक होल्डर हो गया। अब अगर कोई बंदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को
गुड फेथ में कंसिडरेशन देकर खरीदता है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। जैसे आज कार्तिक मेरे पास आया और इसने कहा कि सर मेरे को अकाउंट में खाते में 10,000 रुपये चाहिए, आप दे दोगे क्या? मैं कहा यार अभी मैं ऐसे उधार तो, अरे उधार क्यों मांग रहा है सर, पूरी बात तो सुनो, उधार नहीं, मैं आपको 10,000 रुपये कैश दूंगा, आप अभी कैश गिन लो और मुझे खाते में पैसे चाहिए, तो आप मुझे 10,000 रुपये चेक बना के दे दो या पेटीएम पे कर दो, फ़ोन पे। मैं कहा फ़ोन पे पेटीएम वगैरह तो नहीं है। हाँ तो सर कोई बात नहीं, चेक बना के दे दो, मैं मेरे खाते में लगा दूंगा। मैं कहा हाँ इसमें क्या है, तो एक्सचेंज है। तो मैंने इससे 10,000 रुपये लिए, कार्तिक के नाम का चेक बनाया और इसने गुड फेथ में मुझसे चेक ले लिया। ये कहलाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब पता चला कि मेरे खाते में ही 10,000 नहीं थे और ये तो बेचारा कंसिडरेशन पहले दे के आया, इसने 10,000 रुपये दे दिए। तो अब इसके क्या परिणाम होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ रहा हूँ, जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। लेकिन अभी बस समझ लो कि होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, जो बिना कंसिडरेशन के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करता है वो होल्डर है। जो कंसिडरेशन देकर गुड फेथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करता है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। जैसे किसी बंदे ने पैसे देकर या कोई अमाउंट देकर कोई चेक ले लिया या कोई प्रॉमिसरी नोट ले लिया या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है जो मैंने अभी दिया आपको। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें खाते में पैसे चाहिए होते हैं लेकिन हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, कैश होता है, तो हम कैश देकर उससे खाते में पैसे ले लेते। कर तो ये भी सकता था कि बैंक में भी जमा करा सकता था अपने, ठीक है, लेकिन कोई कारण रहे होंगे, इसको कोई एंट्री चाहिए होगी, बैंक में नहीं जमा कराना होगा, अनसिक्योर्ड लोन की तरह दिखाना होगा, इनकम टैक्स का कोई मसला होगा, वॉट एवर बीइंग द रीजन इज, ये तो मेरे पास आया, इसने कंसिडरेशन पे किया और मेरे से बिल लेकर चला गया। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये मुझे 10 के 10 ही दे, कंसिडरेशन लिखा हुआ है और कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, पढ़ा चुका हूँ क्या तुम्हें मैं, कंसिडरेशन 10 के बदले में 10 दे, 9,000 दे के 10,000 ले ले, वो भी अलग बात है, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अभी इसमें बहुत सारी चर्चाएं करनी बाकी, एक पूरा लेक्चर होगा मेरा इसके ऊपर। हाँ कुछ डाउट पूछ रहे थे, बोलो। कम है ना, लेकिन कम से कम काउंटर पे से जाके तो नहीं मिलेगा, 3 दिन तो लगेंगे ना। ओपन चेक में तो बिल्कुल नाम ही नहीं था, आप काउंटर पे गए, चेक दिया, पैसे लेके आ गए। यहाँ पे कम से कम मैंने क्रॉसिंग कर रखी है तो पैसे थोड़ी देगा इसको, पैसे नहीं देगा वो बोलेगा भाई साहब आप इसके ऊपर नाम लिखो पहले, तो फिर ये नाम लिखेगा हुसैन और अब वो डब्बे में डालो, और वो भी अपने खाते में नहीं डालेगा, अरे मेरे में नहीं डालेगा, ये कोटेक्स से जाएगा एचडीएफसी, क्योंकि इसका अकाउंट एचडीएफसी है, एचडीएफसी में डालेगा, फिर क्लियरिंग में जाएगा 3 दिन और वो सब कुछ होगा। तो कभी भी चेक को बिना क्रॉसिंग करे तो ड्रॉअर में रखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको आगे के लिए चेक बनाना भी है तो हमेशा एक आदत फॉलो करो कि उसे क्या करो, क्रॉसिंग करो। कुछ पूछ रहे थे? हाँ कंसिडरेशन हुआ तो बताऊंगा कौन फ्री में देता है, बताऊंगा अभी। भाई मेरी बात सुनो, चेक पे ये कह रही है अकाउंट डिटेल वगैरह, चेक वेक पे नहीं लिखते कुछ, अकाउंट डिटेल पीछे भी नहीं लिखते, पागल हो गया। चेक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखते, चेक के ऊपर नाम होता है, साइन होते हैं, आप अपनी अकाउंट डिटेल अपनी पेइंग स्लिप में भरते हो, जो आपकी स्लिप होती है, तो वो आपका जिस भी खाते में अकाउंट है उसकी पेइंग स्लिप आप में आप अपना नाम खाता वगैरह भरो और वो चेक को पिन से लगाओ और डब्बे में डाल दो, वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। क्रॉसिंग कितने तरह की होती है सुन लो तुम। पहला जनरल क्रॉसिंग, कौन सी होती है, ये जो हम लोग सब यूज करते हैं, इसमें हम लोग 2 डंडियां खींच देते हैं बस। देखो, व्हेन अ चेक बियर अक्रॉस इट्स फेस 2 पैरेलल लाइंस विदाउट एनी वर्ड्स, इसमें आप कोई वर्ड नहीं लिखते, ठीक है। व्हेन अ चेक इज क्रॉस जनरली बैंकर ऑन whom इट इज ड्रॉन शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू द बैंकर। जनरल क्रॉसिंग में ये पैसा किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ लाइन हो रही है, जब ये जाएगा तो किसी को मिलेगा ही नहीं, बोलेगा इसके बीच में क्या लिखो, नाम लिखो। नहीं तो जनरल क्रॉसिंग में तो क्या होता है, ये पैसा मैं बैंक को पेमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, नाम किसी का लिखा हुआ नहीं तो पैसा मेरे अकाउंट से कट के मेरे में ही आ जाएगा, ठीक है। और ओवर द काउंटर पैसा मिलेगा नहीं, ओपन चेक में मिलता है सिर्फ, ओवर द काउंटर तो कब मिलेगा, ओपन चेक में, और ये तो क्रॉस चेक है, तो क्रॉस चेक में जनरल क्रॉसिंग का तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ जब तक उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब आते हैं स्पेशल क्रॉसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोई यूज नहीं करता लेकिन ये बहुत शानदार चीज़ है, यूज करना चाहिए।
लेकिन ये पढ़ने से पहले मुझे को अकाउंट पे ही पढ़ाना पड़ेगा। ये सीक्वेंस गलत दे रखा है, पहले अकाउंट पे ही आना चाहिए। तो जनरल क्रॉसिंग के बाद दूसरा आता है अकाउंट पे ही चेक। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 क्रॉसिंग करके यहां अकाउंट पे ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, अकाउंट पे ही नहीं लिखना होता। लोग अकाउंट पे ही लिख के नाम यहां लिखते हैं। इसमें ऐसा होता है कि नाम यहां लिखना होता है, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर यहां खाली रखना होता है। अकाउंट पे ही का मतलब है नाम आप यहां लिख दो बीच में, जहां नाम की जगह है, यहां नाम लिख दो ताहिर, तो वो ताहिर को ही मिलेगा। अब स्पेशल क्रॉसिंग इसके साथ ही पढ़ा दूं, ताहिर लिख दो यहां और यहां ताहिर का बैंक अकाउंट लिख दो, तो अब ये उसी ताहिर को मिलेगा जिसका ये बैंक अकाउंट नंबर है। तो ये और ज्यादा एडवांस हो गया, अब ये किसी और को नहीं मिलेगा। अगर मैं यहां सिर्फ अकाउंट पे ही बनाता चेक को, ताहिर लिखता, तो ताहिर तो बहुत सारे होंगे, तो कोई भी ताहिर अपने खाते में ये चेक लगा सकता था। और हम नॉर्मली अकाउंट पे ही चेक बनाते हैं, हमें बनाने चाहिए स्पेशल क्रॉसिंग वाले। स्पेशल क्रॉसिंग वाले क्या होते हैं, जिसमें बैंकर का भी नाम लिखा हुआ होता है कि किस बैंकर को ये पैसा दिया जाएगा। मेरा चेक है तो मेरा बैंक तो पैसे काटेगा, लेकिन मेरा बैंक किसी बैंक को देगा ना, उसका नंबर भी यहां लिखा हुआ होगा और उस बंदे का नाम भी यहां लिखा हुआ होगा। तो ताहिर और ताहिर में भी जिसका ये अकाउंट नंबर हो उसी को मिलेगा। ये स्पेशल क्रॉसिंग होती है। क्या होती है? हम क्यों नहीं बनाते सर? फिर ये कौन मगजमारी करेगा? ये उसका अकाउंट नंबर लिखने बैठूं? मैं इतनी टेंशन क्यों लूं? मेरे को तो पेमेंट करनी है, पहले वो टेंशन है एक अपने आप में। जिसको रिसीव करनी है वो करे ना ये सब। मेरे पास तो ताहिर आया, मैंने कहा किस नाम से चेक बनाना है? ताहिर, TAHER। लो भाई, अब तुम्हारे खाते में लगाओ, तुम ये चेक को घुमा दो, ये तुम्हारे ऊपर है। इतना ध्यान रखना चाहिए लेने वाले को। वो ये बोले कि शब्बीर अकाउंट पे ही में डबल क्रॉसिंग करिए, वहां मेरा अकाउंट नंबर लिखना 5330434678, ये लिखना, तो वो लिखेगा फिर वहां। अब मुझे देना, अब शब्बीर कोई और भी होगा तो वो शब्बीर अपने खाते में नहीं लगा सकता, मेरे से गिर भी गया तो अपन सेफ। अगर अपन ने क्या करवाई है? स्पेशल क्रॉसिंग। तो याद रखना, करने वाला कभी नहीं करेगा, करवाने वाले को ये सब सोचना चाहिए। लेकिन ये इतना पढ़ा है तो समझ में आए, पढ़ो। ये क्रॉसिंग में 2 ही होती है लाइन, एक और ये 2। अरे ले यार पिक्चर, ये देख, ये चेक है, यहाँ पे नाम होता है ना, और नीचे जो होता है ना, नीचे ये आपकी डिटेल होती है जो चेक बुक में छप के आती है, शब्बीर और बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होगा ये मेरा कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सब तो वहाँ से छप के आता है। आपके लिए जो जगह होती है ना, एक तो नाम लिखने की, फिर नीचे अमाउंट लिखने की, फिर यहाँ अमाउंट वर्ड में लिखने की, और यहाँ साइन करने की। तो अगर आपने ये साइन कर दिया और यहाँ अमाउंट लिख दिया 20,000 और यहाँ लिख दिया 20,000 और यहाँ लिख दिया ओनली, तो यहाँ अगर आपने सेल्फ लिख दिया तो फिर आप खुद जाके निकलवा लो। अब मेरे को पैसे निकलवाने होते हैं तो मैं यहाँ सेल्फ लिख देता हूँ और विकास को भेज देता हूँ, तो वो विकास भी निकलवा के आ जाता है, मुझे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओपन चेक है ना, ओवर द काउंटर है, ओवर द काउंटर मिल जाएगा। अब इस पे से अगर मैं सेल्फ हटा दूँ और सिर्फ 2 डंडी खींच दूँ तो ये जनरल क्रॉसिंग है। अब इस पे किसी का नाम नहीं है तो वो पेमेंट किसको करेंगे? तो वो तो वापस बैंक से कट के बैंक में ही आ जाएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ बैंकर को ही मिलेगा ये पैसा। अब मैं इसके ऊपर अकाउंट पे ही लिख दूं, लाइन तो खींचनी है, तो क्रॉसिंग भी हो गई और अकाउंट पे ही भी लिख दिया। अकाउंट पे ही लिख के अब मुझे यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, ताहिर। तो ये हो गई अकाउंट पे ही चेक। ये कौन से चेक हो गए? अब जो भी ताहिर नाम का बंदा होगा, मैंने तो इस ताहिर को दिया था, लेकिन ये घुमा देगा और किसी ताहिर को मिल गया तो इसके चांसेस बहुत कम है। ओपन चेक होता तो जिसको मिल जाता, लेकिन अब ताहिर नाम के बंदे को मिल तो सकता है। अब ये पूनम को मिल गया तो पूनम के किसी काम का नहीं है, लवीना को मिल गया, लवीना किसी काम का नहीं है, किनका नाम ताहिर नहीं है, तो या तो ये इस ताहिर को दे देंगे या फिर ये ढूंढेंगे किसी और ताहिर को और उसके साथ पैसे निकालवा के आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि पैसे तो सिर्फ ताहिर को ही मिलेंगे। तो ताहिर नाम का बंदा ढूंढना पड़ेगा। सरकारी कामों में ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं। सरकारी कामों में जब पहले चेक से पैसा आता था तो चेक आ जाता था रामलाल के नाम का। अब रामलाल को मरे हुए तो 10 साल हो गए, तो ये लोग ढूंढते थे किसी ऐसे रामलाल को जिसका नाम रामलाल हो तो उस रामलाल के खाते में पैसे डाल के फिर निकलवा लेते थे। अब ये तो अकाउंट पे ही चेक। अब अकाउंट पे ही में भी एक स्टेप आगे स्पेशल क्रॉसिंग क्या हो गई कि मैं यहाँ पर अकाउंट पे ही कर उसका नाम नंबर भी लिख दूँ, अकाउंट पे ही, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर। अब मेरे को नंबर लिख रहा हूँ ना, तो अकाउंट पे ही लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नाम लिख चुका हूँ तो वो अकाउंट पे ही होगा, तो यहाँ सिर्फ नंबर लिख दूँ।
324006,786। अब ये जिसका नंबर होगा और उसका नाम ताहिर होगा, उसको ही पैसे दिए। पढ़ो, व्हेन द वर्ड अकाउंट पे इज यूज्ड इट इज जनरल और स्पेशल। अकाउंट पे ही जनरल में भी होता है, स्पेशल में भी होता है, ठीक है। द अकाउंट पेई क्रॉसिंग इज दैट बैंकर इज सपोज टू कलेक्ट द चेक ऑन बिहाफ ऑफ द पेई ओनली हुज नेम अपीयर ऑन द फेस ऑफ द चेक, जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ है। आ रहा हूं। और स्पेशल क्रॉसिंग वेयर द लाइन बियर द नेम ऑफ द बैंकर ईदर विद और विदाउट एनी एडिशनल वर्ड, जहां पे कोई और एडिशनल वर्ड ना हो, ठीक है। एंड द इफेक्ट इज दैट पेमेंट कैन बी ऑब्टेन ओनली थ्रू पर्टिकुलर बैंकर हुज नेम अपीयर बिटवीन द लाइन, जिसका नाम उस बैंकर का नाम नंबर उस पे लिखा हुआ होगा, उसी बैंकर को दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे अब अगर आप अकाउंट नंबर भी ना लिखो और यहां पे बैंकर का नाम लिख दो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, तो उस ताहिर को मिलेगा जिसका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है। ये सिंपल हो गया ना आपके लिए अकाउंट नंबर लिखने से, तो ठीक है। और इसमें भी थोड़ी क्या बोलते हैं वो, इसमें सेफ्टी है थोड़ी, लेकिन अकाउंट नंबर ही लिख दिया तो फिर वो उसी में देगा, आईसीआईसीआई बैंक लिख के जिसका उस अकाउंट का नंबर होगा उसी को दिया जाएगा। तो ये कौन सी चेकिंग हो गई, क्रॉसिंग हो गई, स्पेशल क्रॉसिंग। तो तीन तरह की हो गई, जनरल, स्पेशल, अकाउंट पे, ठीक है। लेकिन इसमें पढ़ने का तरीका क्या है, पहले जनरल, फिर अकाउंट पे और फिर स्पेशल। अब लास्ट कल देखेंगे।